नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले मैंने इसका पहला भाग किया था, आज ये दूसरा भाग है। संसाधन अध्याय का ये दूसरा भाग है। विकास एवं उपयोग से आगे हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसके आगे का पहला भाग कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। कक्षा 8 हमारी दुनिया का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग विकास एवं उपयोग से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंदा ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभावित संसाधनों में बांटा जा सकता है। क्या बात हुई कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसको अलग अलग भागों में जो बांटा गया है उसमें से एक भाग है विकास एवं उपयोग, यानी उसकी उत्पत्ति और उसके इस्तेमाल से संबंधित। तो वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? वास्तविक संसाधन किसको कहा जा रहा है? ऐसे संसाधन को जो संसाधन कितनी मात्रा में है ये मुझे ज्ञात है और उन संसाधनों का तकनीक के द्वारा हम मानव उपयोग भी कर रहे हैं, तो उसको वास्तविक संसाधन कहा जाता है। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभावित संसाधनों के उदाहरण हैं। अब संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? वास्तविक संसाधन में क्या था कि हमको उसकी मात्रा पता है कि वो संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में है और हम तकनीक के उपयोग से हम उसका उपयोग भी कर रहे होते हैं। लेकिन संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? जो कितनी मात्रा में है ये भी मुझे पता नहीं और वर्तमान में हम अभी उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में शायद विज्ञान के खोज के बाद ये पता चले कि वो संसाधन हमारे काम का है और हम उसका उपयोग करें। तो ये संभाव्य संसाधन हो गए। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। क्या है? इससे पहले सूर्य की गर्मी, समुद्र की लहरें, पवन, भूमि के अंदर व्याप्त जो ताप था वो सभी पहले क्या थी? संभाव्य संसाधन थे, लेकिन अभी उसका उपयोग किया जा रहा है। तो वो सभी क्या है? अब वास्तविक संसाधन है। समुद्र की लहरों से हम बिजली को तैयार करते हैं, पवन से हम बिजली को तैयार करते हैं, भूमि के अंदर जो व्याप्त ऊष्मा है उस ऊष्मा से हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, उससे हम बिजली प्राप्त करते हैं। सूर्य की गर्मी से हम सोलर प्लेट से बिजली प्राप्त करते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? अब वास्तविक संसाधन हो गए। लेकिन इससे पहले ये क्या थे? संभाव्य संसाधन थे। चूंकि अब हम इससे यूज करने लगे तो ये हमारा क्या हो गया? अब वास्तविक संसाधन हो गया। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? गोविंदा बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन व अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये बनता कैसे है, इसके आधार पर अगर संसाधनों को बांटा जाता है तो जैव संसाधन मतलब जितने भी जीवित हैं वो सभी संसाधन जो हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे और अजैव संसाधन जितने भी निर्जीव संसाधन हैं वो सभी हमारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे।
जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन के उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आते हैं। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिन संसाधनों की प्रतिपूर्ति प्राकृतिक रूप से पुनः संभव हो पाता है बिना मानव के अवरोध किए। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और ऐसे संसाधन जिसको हम चाह के भी उसको फिर से दोबारा उस तरह से नहीं बना सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, हम डीजल, केरोसिन, पेट्रोल को जब गाड़ियों में डाल के यूज कर लेते हैं, जो तेल हमारा जल जाता है, उस तेल को फिर से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन पेड़ पौधों को काट के हमने ख़त्म कर दिया, फिर से हम पेड़ों को काटना बंद करेंगे तो फिर से जंगल लग जाएंगे। जिस सूर्य की रोशनी से आज मैंने बिजली प्राप्त कर ली, वो फिर से कल सूर्य की रोशनी हमको प्राप्त हो जाएगी। जिस ऑक्सीजन को लेके हम जिंदा हैं, वो ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा पुनः हमको फिर से प्राप्त हो जाएगी। जिस जल को पी के, जिस जल को स्नान करके आज मैंने ख़त्म कर दिया, वो जल कल वर्षा के रूप में हमको फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार के खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि और नवीकरणीय संसाधन हैं। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। मैंने क्या बताया कि अगर आप वनों को काटना छोड़ देंगे, पानी को बेवजह आप बर्बाद करना छोड़ देंगे, तो आपके ज़मीन के नीचे का जो जलस्तर है, जो घट गया है, वो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जलस्तर फिर से अपने जगह पे आ गया है। उदाहरण है, सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही ये जानकारियां काफ़ी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी इसके कुछ प्रकार होंगे? गोविंद बोला, हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं अस्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख हैं। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ एक ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इन्हें अस्थानिक संसाधन कहा जाता है। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। अब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति या स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तटीय क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा गया है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। तो क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और स्वामित्व के आधार पर जो इसका बंटवारा किया गया है उसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। निजी यानी खुद का, हमारी ज़मीन है या फिर हमारे खुद के तालाब हैं या फिर हमारे खुद के बगीचे हैं या फिर और भी कुछ जो हमारा खुद का है, पर्सनल है, वो हमारा निजी हो गया। और जो देश का है वो राष्ट्रीय हो गया और जो पूरे विश्व का है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए क्या मानक है? 19.2 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री क्षेत्र है, तट से लगने वाला जो समुद्री क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। वो आपका राष्ट्रीय संपदा है। और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है 200 किलोमीटर से आगे का, जो समुद्र में जो कुछ भी संसाधन मौजूद हैं वो संसाधन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा सहमति के बाद उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। सलमा को ये जानकारी नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन बातों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। मरुस्थल के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियां एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, वितरण का कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधन हर एक जगह एक समान नहीं मिलते हैं। कहीं पे कोई सा प्राकृतिक संसाधन है, कहीं पे कोई सा प्राकृतिक संसाधन है, तो इसके पीछे इस पृथ्वी की जो बनावट है वो इसके पीछे का कारण होता है कि कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पठार है तो कहीं पे मैदानी क्षेत्र है। तो जहाँ पे पठारी क्षेत्र है वहाँ पे नदियों की अधिकता होती है, वहाँ पे जंगलें अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे वनों की अधिकता है, वहाँ वर्षा अधिक होती है। तो इस वजह से और पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में खनिजों की भी अधिकता पाई जाती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है? फसलों की खेती होती है। तो अलग अलग तरह के हैं। और अक्षांशीय विस्तार जो है वो समुद्र तल से जब आप चलते हैं तो आपकी भूमि का जो ऊंचाई है वो निर्भर करता है आपके उस स्थल का, उस जगह का पर्यावरण, और पर्यावरण पे ही निर्भर करता है उस जगह के संसाधनों का। गोविंद ने कहा, हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल जल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर उनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। सलमा दोनों की बातें सुनने में मगन थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है।
क्या है, सिर्फ संसाधन आपके पास हो तो आप उन संसाधनों का उपयोग कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए आपके पास उन संसाधनों को यूज करने के लायक बनाने के लिए तकनीक की आवश्यकता है और उन वस्तुओं की भी आवश्यकता है जिसको आप संसाधन के रूप में परिवर्तित करेंगे। अदरवाइज उस संसाधन का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों में इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। क्या है कि जिन देशों ने तकनीक के माध्यम से संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया है, वो देश अभी क्या हैं, वो विकसित हैं, और जो देश उन तकनीकों का इस्तेमाल करके उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। सलमा बोली, भैया संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी हैं, फिर हमें तो इनके संरक्षण हेतु तो प्रयास करना चाहिए। अंशु बोला, हाँ क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना ज़रूरी है। अगर हमको संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी, इस पेन की हमको आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर इस पेन का तकनीक मेरे पास है, इस पेन को बनाने का तकनीक मेरे पास है, लेकिन इसकी ही आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम उस तकनीक से क्या इस्तेमाल करेंगे, या इस पेन को बना के हमको क्या हासिल होगा। जब हमको इस पेन की आवश्यकता होगी और इस पेन को बनाने के लिए मेरे पास बेहतर तकनीक होंगे, तभी तो हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इसके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इसके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज। जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर गिट्टी सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हमारे पीढ़ी को इसकी आवश्यकता होगी। और हम जिस हिसाब से कोयले का और पेट्रोलियम पदार्थ का खपत करते जा रहे हैं कि आने वाले समय में इसका भंडार सीमित है और ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमको इसको संरक्षित रखना जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, यानी निरंतर चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें, इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। सलमा बोली, हाँ भैया, हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। क्या है, हमको इन संसाधनों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो अगर इस पेन को बनाना चाहेगी तो इस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक है वो उपलब्ध ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे बनाएंगे। इसलिए उसको संरक्षित करना ज़रूरी है। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चों, सभी लोग बस में बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए, बस आगे बढ़ गई। सलमा इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने कई नई बातों की जानकारी हासिल की। तो आज का ये अध्याय हमारा संसाधन, ये दूसरा पार्ट था, खत्म हुआ। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है, अब आप क्वेश्चन आंसर खुद से बनाएंगे और हम भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर बना के लाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन आंसर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे
या फिर आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही ये प्रश्न उत्तर वाला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप उसको जितना जल्द हो सके देख के अपना क्वेश्चन आंसर का फेयर बना लें। तो मिलते हैं हम फिर इसके अगले क्लास में।